खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। रामलीला मंचन स्थल के करीब बदमाशों ने युवक को चाकू से गोदा। रामगढ़ में हुए मर्डर से उत्तेजित परिजनों ने थाने का किया घेराव। गहलोत और कांग्रेस ने ईस्टर्न कैनाल को 13 जिलों का चुनावी मुद्दा बनाने की बनाई रणनीति। वहीं कांग्रेसियों ने नंगली सर्किल पर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। भिवाड़ी सब्जी मंडी के मैदान में लगी भीषण आग। 35 खोखों सहित लाखों का सामान हुआ खाक। दुकानदारों ने बताया साजिश। और MIA की फैक्ट्री में कामगार की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। खंडेलिया ऑयल मिल में हुई घटना। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ में जहां एक ओर शनिवार रात तहसील रंगमंच के सामने रामलीला चल रही थी, वहीं दूसरी ओर रावण बने आधा दर्जन बदमाश एक युवक को बेरहमी से चाकू से वार कर रहे थे। लहूलुहान युवक को रामगढ़ अस्पताल से अलवर रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक रवि नायक हलवाई का काम करता था। उधर आक्रोशित परिजनों ने शव को रामगढ़ थाने के सामने रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। मृतक के भाई जय सिंह का कहना था कि उनके भाई के थाने के पास बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी, लेकिन रामलीला स्थल पर व्यस्त पुलिस को पता तक नहीं लगा। उन्होंने कुछ आरोपियों के साथ मिली भगत के भी आरोप लगाए। एक अन्य परिजन राजकुमार ने गिरफ्तारी होने के बाद ही दाह संस्कार करने की बात कही। जो लड़का रवि खत्म हुआ है, उनके मैं ताऊ जी का लड़का हूँ, वो मेरे चाचा जी का लड़का था। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि उन सबको अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके उनको मतलब पाबंद किया जाए और उन पर कानून कार्रवाई की जाए। और जब भी हम यहाँ से थाने के आगे से डेड बॉडी हटाएंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, हम यहाँ से डेड बॉडी लेकर नहीं जाएंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये हमारी आपसे अपील है। क्या किस कारण से मारा है वो? किस कारण से मारा है जी, ये तो अब ये अंदर वाले बताएंगे किस कारण से मारा है। बाकी हमारे चाचा जी का लड़का, एक ही लड़का था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। उस लड़के को ख़त्म कर दिया, 20-25 चाकू मारे उसके पेट में और वो लड़का ख़त्म कर दिया ऑन द स्पॉट इन्होंने। और जबकि पुलिस प्रशासन यहाँ पे रामलीला में खड़ा था। मेरे चाचा का लड़का रामलीला देखने के लिए आया, उनको 4-5 बंदों ने, हमारे मोहल्लों को ने चाकू से गोद दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि थाने के ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है अपराधियों का डर। जब थाने के सामने ही जब अपराधी डर नहीं रहे तो डर किसका वो है? और हम रात से परेशान हैं, अपराधी अभी तक भी बंद नहीं हुए गए। और जब तक हम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे। इस टाइम चुनावों का माहौल है, ना कोई हमारा नेता साथ दे रहा, ना कोई साथ दे रहा। जनता का है थोड़ा बहुत ये, और डायरेक्ट घूस के कारण ये लोग हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं अप्रोच करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा है। ये रामलीला मंच हो रही है आपके सामने, जहाँ पर राम का नाम लिया जाता है, और वहीं पर ये ऐसे काम हो रहे, ये रामगढ़ के अंदर गलत हो रहे। उधर इस मामले में SI समुद्र सिंह ने बताया कि अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस रामलीला मैदान के पास सब्जी मंडी में पहुंची। यहां एक युवक जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। हमलावरों ने धारदार हथियार से उसके शरीर पर कई वार किए, जिससे युवक की जान चली गई। वह रामगढ़ के नायक मोहल्ले का निवासी था। टेलीफोन सूचना मिली थी कि थाने से थोड़े आगे रामलीला मैदान के पास में सब्जी मंडी में एक व्यक्ति घायल होकर पड़ा है। मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को CSC रामगढ़ भर्ती करवाया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद में अलवर रेफर कर दिया गया, जहां से इसको मृत घोषित कर दिया गया। लाश मोर्ची रूम में रखवाई गई है, इसका सुबह पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सर, क्या नाम है युवक का और क्या घटना घटित हुई है? जो रवि नायक सनोप जगदीश नायक निवासी नायक मोहल्ला रामगढ़ का है। घटना के बारे में तो अब जाके सूक्ष्मता से अनुसंधान किया जाएगा, जैसी स्थिति होगी खुलासा किया जाएगा। तब पता चला मारपीट है या कोई धारदार हथियार? धारदार चाकू से मारपीट करना पड़ा। और वहीं मृतक रवि नायक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 5 साल पहले उसके भाई की मौत हो चुकी है। वह रामलीला देखने रात को 8 बजे घर से गया था। मृतक के चचेरे भाई गुलाब के अनुसार रवि को 5 बदमाशों ने पकड़ा और एक ने उसके पेट, पीठ और गले सहित 6 स्थानों पर चाकू के वार किए।
नहीं, रामलीला देखने गया था वो, और माजी को उसके साथ मारपीट करी और उसके चक्कू वक्कू मार दिए, शरीर में साथ चक्कू से घूट दिया 4 मिनट से। कहाँ पे कर रही थी रामलीला? रामगढ़ में। वहाँ पे अकेला आया था, किसी के साथ आया? नहीं, अकेला गया था रामलीला देखने। वहाँ पे फिर किसके साथ मारपीट हुई? 2 तो हमारे कास्ट के थे, और एक का नाम था वासु, एक शुभम नायक, एक वासु नायक, और 4 दिन के दोस्त थे। एक का नाम तो मोहित है, तनीश, और 2 लड़के होते, 6 जने थे। क्या हुआ? हाँ, चक्कू मारे उसने। डेथ हो गई? हाँ, डेथ हो गई। क्या नाम है इनका? रवि नायक, उम्र 22 साल। पिता का नाम क्या है? जगदीश नायक। ईस्टर्न कैनाल को कांग्रेस 13 जिलों में चुनावी मुद्दा बनाने जा रही है। इसे लेकर जहां एक और मुख्यमंत्री इन जिलों में यात्रा निकालेंगे, वहीं इससे पूर्व रविवार को जिले एवं ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। अलवर शहर में नंगलिस सर्किल पर प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा का कहना था कि केंद्र की भाजपा सरकार ईस्टर्न कैनाल को लेकर वर्षों से लोगों को गुमराह कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब केंद्र इसमें बाधा डाल रहा है। और वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार 13 जिले पानी नहीं मिलने से प्यासे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार खुद अपने दम पर ईस्टर्न कैनाल योजना लेकर आएगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तैयारी कर चुके हैं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस ने ठाना है, कांग्रेस ने ठाना है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। इस तरीके से 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने अजमेर और जयपुर की सभाओं में उनके जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी के साथ चुनावी सभाओं में वादा किया था कि अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनेगी तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके और ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों को पानी की व्यवस्था करेंगे, नहर को सारे 13 जिलों तक लाएंगे। लेकिन वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना तो दूर, हमारी राजस्थान सरकार को परमिशन देना तक उचित नहीं समझा। मैं धन्यवाद देता हूं राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने 2023 के बजट में 14,200 करोड़ रुपए ईआरसीपी के लिए पास किए और ईआरसीपी का काम शुरू करा दिया और ये ऐलान कर दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे चाहे नहीं करे, परमिशन दे चाहे नहीं दे, हम ईस्टर्न राजस्थान के 13 जिलों को पानी देंगे और ईस्टर्न कैनाल का काम पूरा करके रहेंगे। और वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को बढ़ते जल संकट के बीच चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस और भाजपा सरकार इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं। भाजपा का कहना है कि ईस्टर्न कैनाल को प्रदेश सरकार ने कभी गंभीरता से ही नहीं लिया। इसके उलट जल जीवन मिशन के तहत भेजी गई राशि का भी सदुपयोग नहीं किया गया। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के वादे से भाजपा मुकर गई। कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा के अनुसार इस परियोजना पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता से झूठा वादा किया था। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में यात्रा शुरू करेंगे। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से गरीब प्यासी जनता का ये लोग गला घोंट रहे हैं, 25 सांसद प्रदेश की जनता ने जिता के भेजे और आज एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री को जाके ये याद दिलाए कि सर हमको भी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 25 सांसद हमको जिता के भेजा, एक भी सांसद ने कुछ भी नहीं बोला और पूरे 5 साल तक इस योजना को अटका के रखा। 17 परियोजनाएं यहाँ बाकी थी, जिनमें 16 परियोजनाएं स्वीकृत कर चुके हैं। और तो और डबल इंजन वाली सरकार जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश ने भी ये लिख के दिया केंद्र सरकार को कि इस परियोजना को रोक दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 9600 करोड़ रुपए का बजट अपने आप उन्होंने पारित कराया और उसके बाद ईआरसीपी पर वो खुद स्वयं काम कर रहे हैं और प्रदेश की ओर से जितना बजट हो सकता था वो खुद खर्च कर रहे हैं। उसके उपरांत केंद्र सरकार से बजट मांगा गया और केंद्र सरकार ने भी बजट नहीं दिया। आज लिखित में, क्योंकि चंबल की योजना है वो मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश में भी पानी को रोका गया। लिखित में इन्होंने ये लिख कर दिया है कि इस परियोजना को स्वीकृत नहीं करना चाहिए, इस पानी को रोक देना चाहिए।
तो मैं समझता हूँ ऐसी जो जिस तरह से ओछी राजनीति ये कर रहे हैं, उसी के दम पर हम 16 तारीख को इस तरह की रैली निकालने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चूँकि सरकार अलग है, अरे लड़ाई हमारी कांग्रेस से है, तुम्हारी कांग्रेस से करते हो, सरकार से करते हो, लेकिन जनता से क्यों करते हो? हमारी पार्टी से तुम्हें लड़ना है, वो लड़िए। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार आएगी, तब हमें आवश्यकता नहीं होगी। और 2024 में भी हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय 1 महीने जरूर जनता का कष्ट खाए। उसके बाद ERCP भी कांग्रेस लागू करेगी, सारी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करेगी। जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने OPS बंद की थी और हमने आते ही OPS चालू किए, उसी के आते ही सरकार आते ही ERCP योजना हम लोग पानी के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। वहीं जागरूक नागरिक रूपचंद गोयल के अनुसार अलवर शहर सहित जिले भर में पानी की विकराल समस्या है। जलदाय विभाग की ओर से भिजवाए जाने वाले टैंकर काफी नहीं है, साथ ही पानी भरने को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। कभी चंबल के पानी का और कभी ईस्टर्न कैनाल का दावा किया जाता है, लेकिन दोनों ही सरकार इसे पर अमल नहीं कर पा रही है। पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था कर सके, जिससे कि पब्लिक परेशान ना हो। गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के दिनों में 3-3 दिन में 1 दिन पानी आता है, पब्लिक परेशान रहती है, रोजाना जाम लगते हैं और सरकारें कुछ भी सुनती नहीं है। वहाँ जाओ, एक्शन के पास जाओ तो वो कुछ नहीं सुनता। सरकार 5 साल आती है, 5 साल चले जाती हैं। चंबल का पानी आज तक 5 साल में कोई सी सरकार लेके नहीं आई। पब्लिक परेशान रहती है, आए दिन जाम लगते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई होने वाली नहीं है यहाँ पे। कैसी सरकार होनी चाहिए? ऐसी सरकार होनी चाहिए जो स्थायी सरकार हो, जो इन सब चीज़ों का मुद्दा वो सॉल्व कर सके। उधर शहर के नागरिक ओम प्रकाश का कहना था कि विधानसभा चुनाव आते ही यह मुद्दा गर्मा गया है। दूसरी ओर कई सालों से अलवर शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। शहर से सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है। आज तक किसी ने भी पानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। गर्मियों में तो पानी की विशेष व्यवस्था रहती है, होनी चाहिए तो, लेकिन गर्मियों में भी नहीं होती। अब सर्दी चालू होगी, सर्दियों में भी वही स्थिति है। नलों से पानी आता है तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन आता है, और टैंकरों से पानी आता है तो लोग बाग पहले ही 5-5, 10-10 ड्रम लगा देते हैं, तो जिनको आवश्यकता होती है उनको पानी नहीं मिल पाता है, और वो 2-4-5 आदमियों को मिल कर ही रह जाता है। इसलिए सरकार, ऐसी सरकार आनी चाहिए, ऐसे आदमी आने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी की विशेष व्यवस्था हो और हर आदमी को पानी मिले, हर वार्ड में पानी मिले। और अलवर शहर तो पानी की व्यवस्था से त्रस्त है बिल्कुल। और अगर बोरिंग वगैरह भी करवाते हैं तो बोरिंग ही नीचे जाती है, 600, 700, 800 किलोमीटर नीचे जाता है, तब भी पानी नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो कहीं न कहीं से तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में चंबल का पानी है और ये अपने बांध वगैरह का पानी है, एकत्रित कर और शहर में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से होनी चाहिए। उधर भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के अनुसार ईस्टर्न कैनाल पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित यात्रा सिर्फ एक ढकोसला है। इस परियोजना को लेकर दिल्ली में कई बार बैठक की गई, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी इनमें नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि परियोजना में उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में पानी के बंटवारे का मसला है। 2 साल तक इस पर वार्ताएं भी चली, लेकिन राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कैनाल के लिए माननीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा इस राजस्थान सरकार से कई बार विचार विमर्श किया गया, कई बार मीटिंगें दिल्ली में भी बैठाई, राजस्थान में भी आके बैठा रहे, परंतु एक बार भी माननीय अशोक गहलोत जी ना तो मीटिंग में आए, ना बैठे, ना दिल्ली गए। जबकि देश आज़ाद होने के बाद ये नियम बनाया गया था, किसी भी जगह में ईस्टर्न कैनाल संबंधित जो जल परियोजना, सिंचाई परियोजना निकाली जाएगी, क्योंकि ये चंबल नदी MP से आती है, तो MP का भी पानी उसके अंदर आता है और राजस्थान में आती है, तो वहाँ से पानी कितना आना चाहिए, कहाँ कितनी मात्रा में डैम बनेगा और कैसे निकलेगी, उसके लिए सारा बंटवारा नीति तय की गई है दोनों स्टेटों की। और उसके अंदर 2 साल तक सर्वे होकर ये बताया जाएगा कि कितने पानी की यहाँ आवश्यकता है। वो सब होने के बाद इन्होंने किसी पे भी कोई योजना पे काम नहीं किया, और ये कहते हैं राष्ट्रीय परियोजना माननीय मोदी जी ने नहीं बनाई, केंद्र सरकार ने हमको बजट नहीं दिया। केंद्र सरकार इनको बजट देने के लिए तैयार थी, सब चीज, परंतु इन्होंने कागज पर बैठकर कहीं इसकी चर्चा नहीं करी, ना कोई विस्तार से चर्चा करी, ना स्टेट जो MP है उससे कोई चर्चा करी। तो मात्र एक कोरी घोषणाएं हैं,
वोट लेने के लिए, आम जनता को बहकाने के लिए काम कर रहे हैं, परंतु माननीय गहलोत जी ने इस पर कोई काम नहीं किया। और मोदी जी आज भी यदि ये काम करते तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, और आज भी जो केंद्र का पैसा है, केंद्र अपना पैसा देने के लिए तैयार है, परंतु ये काम नहीं करना चाहते, आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं और उसके अंदर अपने वोटों की रेवड़ी सेकना चाहते हैं, परंतु जनता जान गई है और इनका विदाई का समय अब इनको विदाई करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर ईस्टर्न कैनाल पर राजनीति जारी है और आम आदमी इसके फायदे से अब तक वंचित बना हुआ है। भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट स्थित सब्जी मंडी मैदान में गत देर रात करीब 2 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। इस वजह से यहां रखे करीब 35 खोखे जलकर खाक हो गए। साथ ही नवरात्र को लेकर दुकानदारों द्वारा बिक्री के लिए रखा लाखों रुपए का सामान जल गया। रिको फायर स्टेशन से 2 दमकल मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लगभग पूरा सामान जल चुका था। रविवार सुबह तक भी आग सुलगती रही। कॉस्मेटिक विक्रेता मनीष कुमार ने बताया कि उनकी दुकान में करीब 4 लाख रुपए का सामान पहले से ही मौजूद था। इसके अलावा नवरात्रि की वजह से 3 लाख का सामान और लाकर रखा था, लेकिन यह पूरी सामग्री जल गई। उन्होंने किसी से कर्ज लेकर दुकान में सामान भरा था। मनीष के अलावा अन्य दुकानदारों को भी अपना कर्ज चुकाने की चिंता सता रही है। उनका आरोप है कि 3 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी और अब भी किसी साजिश के तहत इन दुकानों को यहां से हटाने के लिए आग के हवाले कर दिया गया है। 3 वर्ष पूर्व भी आग को शॉर्ट सर्किट से लगा बताया गया था, लेकिन दुकानों या आसपास कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है और ना ही तार गुजर रहे हैं। कुल मिलाकर त्योहार के सीजन में करीब 36 दुकानदार सड़क पर आ गए हैं। उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वो तो कहेगा कि तुम कहीं से दो, हमारे कर्जा दो। बताइए हम कहाँ से भरेंगे? जब कमाऊंगी नहीं तो भरूंगी कहाँ से? क्या कितना का सामान भरा था? सामान तो लाखों रुपया का भरा था साहब। ये पूजा के सामान भरा था, पहले से खोखा भरा था बर्तन की। 2 दुकान जली, 2 3 खोखा थे। तो ये क्या क्या आप किराए देते कि इस जगह का? इस जगह का किराया नहीं था जी। आपने क्या भरा था? पूजे के सामान। पूजा के सामान, सारा पूजा का। कितने लाख रुपए का सामान? लाख रुपये एक, मतलब 3 दुकान में थी, 1 लाख की सामान थी। 3 लाख दुकान में पूजे वाले सामान। मेरा कॉस्मेटिक की दुकान था यहाँ पे। तो अभी मैं क्या पता चला था आपको रात को? सर रात में हम लोग 1 बजे सोए हैं, यहाँ से 11 बजे दुकान बढ़ा के, जैसे बढ़ाए नहीं थे, पर्दा से ढक दिए थे और बाकी कॉस्मेटिक सामान अंदर था और बाकी पूजा के सामान मतलब बाहर में था। तो पापा यहीं पे आके मैंने खाना वाना खा के सो गए। हम लोग गए रूम पे, तो 11 बजे पहुँचे। फिर अपना खाना वाना खा के 1 बज गया हम लोग का। फिर उसके बाद में सोए। जब सोए तो पापा का फ़ोन आया, तो 2-3 फ़ोन आया था, तो मेरा फ़ोन यहाँ जैसे दबा गया था। मेरे को ध्यान गया एक फ़ोन, जब मैं फ़ोन बात किया तो पापा पूरा रो रहे थे। तो मुझे लगा कि चोर डाकू हिल गया, वो कुछ ऐसे ही। पापा फिर दोबारा उन्होंने फ़ोन काट के करा कि नहीं, अगर फ़ोन चोर लेता तो फ़ोन नहीं देता। आगे कहानी वो बताओ आप। फिर उसके बाद में फिर पापा बोले कि नहीं, यहाँ आग पूरा सारा दुकान जल गई है। फिर यहाँ पे हम लोग आए, मम्मी पापा और हम कुछ। फिर यहाँ पे पानी वाला आया टैंकर यहाँ आधा घंटे से खड़ा रखा था। हम लोग इधर सारे आदमी रो रहे हैं, तो हम लोग आदमी देखे कि भाई टैंकर आ जाए, अब तो गाड़ी बने आग बुझ जाएगा। फिर यहाँ आधे घंटे हो गया, ऊपर हो गया। फिर आदमी पब्लिक ने क्या करा कि भाई आग बुता के नहीं रहा है, खड़ा है गाड़ी वाला। पुलिस वाले वहाँ तो खड़े हैं गाड़ी लेके, इधर तो खड़े हैं गाड़ी लेके, और यहाँ पे पानी वाला खड़े रहा। जब आदमी मारने टूट पड़े ना, जब आग बने बुझा है। हम रात में 10 बजे गए थे दुकान बढ़ा के जी। रात में फिर हमारा फ़ोन आया 3 बजे। इतने आए 2-3 बजे आया जो फ़ोन हमारे पास आया, तो रहते उठाया नहीं हमने जी। तो हम घर चले गए। फिर आए सुबह देखा कुछ नहीं है। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी दुकान थी लेडीज सामान की। लेडीज सामान की। तो लगभग कितने खोखे होंगे यहाँ पे? वो 30-35 खोखे होंगे। पूरा जल के खाक हो गया? हाँ जी। तो पहले भी एक बार शायद कभी आग लगी थी? हाँ जी। कितने साल पहले? 3 साल पहले। 3 साल पहले? हाँ जी। उस समय भी सब कुछ जल गया था क्या? हाँ जी। लगभग कितने रुपए का सामान था? 4 लाख रुपए लगभग आपका? हाँ जी। तो नवरात्रि का त्योहार शुरू हुआ है, तो आपने सामान भरा भी होगा उसके अंदर, कैसे भरा होगा? वो ब्याज करके, अपने ब्याज कैसे ले, कंपनी काम करता हूँ, सब पैसे लगा कंपनी से एडवांस लेके काम करा है। क्या किसी को शक है या कैसे आग लगी है? वो शक तो नहीं है, ऐसे आग लगी है। कैसे लगी? पहले की जैसे कांड ले। पहले क्या हुआ था? पहले क्या किसी ने लगाई थी या लगी थी? नहीं, पहले आप ऐसे लगी थी, ऐसे लगी है जैसे अब लगी है। हाँ जी। शनिवार पहले शनिवार था, अभी शनिवार था, वही टाइम था, वही बात था, वही दिन था। मतलब वही दिन था शनिवार। टाइम भी वही था 2 बजे। टाइम भी वही टाइम है।
मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनी में एक कामगार की जहर के कारण मौत हो गई। परिजनों ने उसकी हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के परिजन योगेश जांगीड़ के अनुसार 28 वर्षीय हरसाना निवासी रोहित औद्योगिक क्षेत्र की खंडेलिया ऑयल मिल में काम करता था। कंपनी की ओर से 4 घंटे बाद सूचना दी गई कि रोहित ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और वह जिला अस्पताल में भर्ती है। उधर चिकित्सकों ने रोहित को जयपुर रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद जिला अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को रिपोर्ट दी है। ये हमारा बच्चा है, हरसाना का है। ये यहाँ पे खंडेला कंपनी में काम करता है और इसको साजिश रच के इसको जहर देके मारा गया है। ये कंपनियों में जो वर्कर काम करते थे और पदाधिकारियों, इन्होंने मिलके साजिश करके इसको जहर देके मारा है। कंपनी के अंदर ही जहर दिया गया था इसको। लास्ट पर बच्चे से बात नहीं, हमको बाहर पता लगा। डॉक्टर ये ICI में दिखाने के लिए लेके गए थे उधर कंपनी वाले ही। जब ICU में से उनको उसको रेफर कर दिया, फिर इसको ये अपने मित्तल हॉस्पिटल, मित्तल था कौन सा, मित्तल हॉस्पिटल में लेकर आए थे। फिर मित्तल ने भी इसको रेफर कर दिया। तब इन्होंने कंपनी वालों ने हमको सूचना की थी। ये 4 घंटे बाद सूचना की थी, हमको 4 घंटे बाद पता लगा। फिर यहाँ से रेफर कर दिया तो जयपुर लेके गए थे। उन्होंने कहा था इसको जहर दिया गया है। फिर जयपुर में वहाँ एडमिट रहा था, फिर इसकी वहाँ पे डेथ हो गई। संत श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं सामूहिक विवाह समारोह समिति का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को संपन्न हुआ। शहर में खटीक छात्रावास में कार्यक्रम में अध्यक्ष शैल बिहारी किराड़ को शपथ दिलाई गई। उन्होंने समाज के हित और सामाजिक समरसता के लिए कार्य करने की बात कही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। इसके अलावा समाज के वरिष्ठ लोग और समिति के पूर्व पदाधिकारी आदि की मौजूदगी रही। अध्यक्ष जी को और इनकी पूरी कार्यकारिणी को सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहना चाहूँगा, समाज ने बहुत बड़ा मौका दिया है आप लोगों को समाज हित में काम करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को पहचान दिलाने के लिए। उस दिशा में आप काम करेंगे। मेरी ओर से आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरे लायक जहाँ भी कोई भी आदेश होगा मैं समाज के साथ रहूँगा। अनंत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज, अनंत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज एवं ईश्वर को साक्षी मानकर, एवं ईश्वर को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ कि श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति अलवत, श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति अलवत के अध्यक्ष पद पर रहते हुए समिति के उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तन मन और धन से सेवा करता रहूँगा। मैं समिति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आचरण की गरिमा एवं समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए पूर्ण निष्ठा के साथ इसके कार्य की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए तत्पर रहूँगा। दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति का अध्यक्ष पद का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। समाज के सभी वरिष्ठ लोग, समाज के सभी सम्मानित लोग, श्री दुर्बलनाथ जयंती एवं विवाह समारोह समिति के सभी पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक, महासचिव एवं खटीक समाज की अन्य संस्थाओं से दूर दूर से लोग पधारे और आज सभी लोगों ने यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दिया। साथ ही साथ मैं दुर्बलनाथ जयंती का अध्यक्ष होने के नाते समस्त लोगों से, सभी समाज बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी है इसको मैं भली भांति पूरी करूँगा और समाज में समरसता की भावना लाते हुए सर्व समाज को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करूँगा। मैं पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के स्वरूप दूर दूर से आकर मुझे आशीर्वाद दिया। घट स्थापना के साथ ही रविवार से शारदीय नवरात्र आरंभ हुए। इस दौरान करणी माता मेले का आयोजन भी आरंभ हो गया है। इसके अलावा अन्य देवी मंदिरों में भक्तों की चहल पहल बनी रही। घरों में भी घट स्थापना की गई। साथ ही गायत्री मंदिर में देवी मां की पूजा अर्चना कर घट स्थापना संपन्न हुई। वहीं हवन यज्ञ भी किया गया। गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य विजय गुप्ता ने बताया कि 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आश्विन नवरात्रि है। आश्विन नवरात्रि में
हमारे ऋषियों ने बताया है कि एक सबसे छोटा लघु अनुष्ठान सबको कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवनचर्या जो हम करते हैं जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान ये छोटे छोटे अनुष्ठानों द्वारा संभव है। तो इसलिए ऋषियों ने उनको जोड़ दिया है। और ये दूसरा ये भी है कि समय ये इसमें मौसम का परिवर्तन भी है। अब गर्मी जा रही है, सर्दी आ रही है, तो शरीर में भी बहुत परिवर्तन आते हैं। उनको ठीक करने के लिए भी ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें एक समय भोजन करना है और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे साहित्य को पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ें। आज से गायत्री मंदिर में जो है जो रोज़ाना जो सुबह 5 बजे से ही यहाँ चालू हो जाता है। सुबह ध्यान शुरू होता है 5:30 बजे और उसके बाद में जब प्रारंभ हो जाते हैं। स्थापना घट स्थापना हुई यहाँ और उसके बाद में यहाँ यज्ञ हुआ है और दिन भर ये लोग जप करेंगे, यहाँ अनुष्ठान करेंगे। नवरात्रि स्थापना यहाँ पे भी रह के कर रहे हैं। कुछ लोग अपने घरों से नियमित रूप से आते हैं और अपने पूजा पाठ करके यहाँ अपने घर पे चले जाते हैं। प्रयास वीरा महावीर इंटरनेशनल अलवर इकाई ने स्तन कैंसर जागरूकता वार्ता का आयोजन किया। इसमें जयपुर स्थित इनोवा सेंटर के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिषेक पारिक और डॉक्टर देवांश सुराना ने महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर की जानकारी प्रदान की। साथ ही कहा कि यदि बीमारी का समय पर पता लगे तो इसका पूरा इलाज संभव है। इससे घबराए बिना सही समय पर चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है। इस दौरान पेप टेस्ट और मेमोग्राफी के निःशुल्क कूपन भी वितरित किए गए हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने एक युवक को अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा है। कोतवाली के एएसआई अरुण के अनुसार शनिवार की शाम मुखबिर की सूचना पर पुलिस स्कीम 4 में मोरसरा स्कूल के पास पहुंची। यहां से आरोपी मुंशी बाजार निवासी भगवान दास को पकड़कर 60 पौवे बरामद किए गए हैं। उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। 14/10/2023 को दौरान गश्त मन एएसआई को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक शख्स मोरसराय स्कूल स्कीम नंबर 4 में अवैध रूप से शराब का बेचान कर रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को शराब बेच रहा है। इस पर मुखबिर की सूचना पर मन एएसआई मैं जाब्ते की मोरसराय स्कूल के पास पहुँचे, जहाँ पर एक शख्स प्लास्टिक के कट्टे में शराब बेचता हुआ मिला। कट्टे को चेक किया, जिसमें करीब 60 पौवे ढोला मारू देसी शराब के मिले। शख्स को मौके पे ही गिरफ्तार किया और अवैध शराब को मौके पर जब्त कर मुकदमा दर्ज कराया गया। शख्स का नाम दीपक पुत्र भगवान दास, जाति पंजाबी, निवासी मुंशी बाजार दर्जीपाड़ा अलवर, हाल किराएदार राजेंद्र नगर अलवर का रहने वाला है। इसको स्कीम नंबर 4 की गिरफ्तार किया है। स्कीम नंबर 4 मोरसराय स्कूल के पास से। शहर में काली मोरी के पास पेड़ में अचानक आग लग गई। इससे पूरा पेड़ जल गया। वहीं दमकल ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया। स्थानीय निवासी राजेंद्र कुमार के अनुसार वे यहां से गुजरे तो पेड़ आग से घिरा हुआ नजर आया। आशंका है कि किसी ने जानबूझकर पेड़ में आग लगाई है। देखिए, जिसने भी किया है ये बिल्कुल गलत है। आग लगाना कोई गलत नहीं है, बाकी आग ये भी देखना चाहिए कि कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है। इससे अपने पेड़ पे जो अब आप देख सकते हैं शीशम का पेड़ है जो बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। बाकी जो भी जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया है और उसके खिलाफ प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई हो, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। उधर फायरमैन मुकेश कुमार मीणा ने जानकारी दी कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। यहां पेड़ और कचरे में आग लग रही थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग से पेड़ नष्ट हो गया। कि कालीमोरी और ब्रिज के पास नीचे उतरते ही रेलवे लाइन के समीप कचरे के ढेर में आग लग रही थी। वहाँ पेड़ पौधे भी थे और कचरा ज़्यादा होने के कारण आग बहुत ज़्यादा लग रही थी। इस वजह से हमें तुरंत वहाँ मौका सूचना मिलते ही यहाँ आग पर कंट्रोल किया। जो पेड़ था वो पूरा नष्ट हो गया। पेड़ पूरा सूख गया, बिल्कुल सूख गया बिल्कुल। अलवर शहर के सामोला चौक के समीप स्थित डायमंड रिसोर्ट में 12वां मेवात प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। संयोजक महेंद्र सिंह चौहान के अनुसार वरिष्ठ चिकित्सक तैयब खान हर साल यह समारोह आयोजित करते हैं। इस दौरान पढ़ाई में होशियार बच्चों को सम्मानित का हौसला बढ़ाया गया। कुल मिलाकर 350 विद्यार्थियों का अभिनंदन हुआ। हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह करते छात्रों के लिए, जो लोग पढ़ने में एक्सीलेंट है और जिनके लिए जो अच्छी परसेंट है उनको मान सम्मान करते हैं, उनको प्रतिभा सम्मान देते हैं। इसमें और डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बच्चा इंटेलिजेंट है,
अगर उसके माँ बाप फीस नहीं भर सकते तो डॉक्टर साहब ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, फीस भरते हैं। डॉक्टर साहब का हमेशा ये 10-12 मतलब ये 12वां प्रतिभा सम्मान समारोह है और 2 समारोह इसलिए नहीं कर पाए कोविड की वजह से, नहीं तो 14 प्रतिभा सम्मान कम से कम 300-350 मेवात प्रतिभा समारोह, इसमें सर्व समाज के बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो ज़्यादा परसेंटेज लाते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। स्पोर्ट वालों को सम्मानित किया जाता है, सांस्कृतिक प्रोग्राम वालों को सम्मानित किया जाता है, सभी टैलेंट बच्चों को सम्मानित किया जाता है। और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी ये बहुत ही अच्छा तरीके से डॉक्टर तैयब हुसैन इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। और इस वर्ष भी काफ़ी लोग बच्चे जो टैलेंटेड हैं, लगभग 200-250 बच्चे सम्मानित किए जाएंगे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने शहर के अरावली ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जिला संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार इस दौरान मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली रहे। उन्होंने कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में निर्मित नहीं होता, इसलिए सभी को जरूरतमंदों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान अवश्य करना चाहिए। वहीं समिति कार्यकर्ता अभिषेक सैनी के जन्मदिन पर आयोजित शिविर में स्मृति चिन्ह भी प्रदान किए गए। यहाँ सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए। उधर इस दौरान राधेश्याम गुरुजी, बख्शानंद भारती, नवीन शर्मा, अतुलनाथ योगी, इंजीनियर सचिन और सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद आदि मौजूद रहे। अरावली ब्लड बैंक में एक शिविर लगाया गया। हमारे गांधी कार्यकर्ता अभिषेक सैनी के जन्म दिवस पर एक गांधी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और जिसमें राजस्थान के लोकप्रिय गांधीवादी कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी उपस्थित रहे। उसके बाद हमारे सारे तमाम गांधी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित रहे। इस अवसर पर जो रक्तदाता हैं उनका भी प्रतीक चिन्ह देकर और स्मृति चिन्ह देकर उनकी हौसला अफजाई करे, उनका मनोबल बढ़ाया गया, उनका सम्मानित किया गया। और निश्चित रूप से मुझे कहते हुए खुशी है कि एक रक्त जो है वो किसी कंपनी में या फैक्ट्री में नहीं बनता है।
ये मानव निर्मित रक्त है, मानव से मानव को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में रक्तदान को महादान माना गया है। तो गांधी दर्शन की ओर से ये अरावली ब्लड बैंक में शिविर का आयोजन लगातार अभी चल रहा है। इसमें शिविर में सारे युवा साथी और हमारे गांधी कार्यकर्ता लगातार ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम करेंगे। जब भी आने वाले समय में किसी को भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से ब्लड देकर जीवन बचाने का, अमूल्य जीवन बचाने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद 3 दिवसीय प्रवास पर अलवर पहुंचे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर चर्चा की, साथ ही कई विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया। सांसद ने आरोप लगाया कि राजस्थान में भ्रष्टाचार और पेपर लीक सहित अपराध चरम पर है। कांग्रेस सरकार ने किसान और युवाओं सहित हर वर्ग को धोखा दिया है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिलेगा। कांग्रेस ना तो महिलाओं की सुरक्षा देने में कामयाब रही है और ना युवाओं को जो उनके पेपर्स होते थे, युवाओं को भी बहुत ज़्यादा कष्ट सहन करना इसके अंदर पड़ा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि किसानों को बारे में जो बिजली फ्री की बात कांग्रेस ने की है, उसके अंदर भी, क्योंकि एक तरफ तो फ्री बिजली की यूनिट की बात करते हैं, दूसरी तरफ बिल का ज़्यादा वजन लोगों के ऊपर डालते हैं कि उनके ऊपर से ही पैसे को इकट्ठा करके उनके ऊपर देना ये कांग्रेस की फितरत रही है। और किस प्रकार से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह करने का काम ये कांग्रेस की सरकार कर रही है। परंतु जब ये चुनाव 3 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े मेंडर से यहाँ पर सरकार बना रही है। लोगों ने मन बना लिया, लोगों का एक इस सरकार से, कांग्रेस की सरकार से वो उठ चुका है, विश्वास उठ के भ्रष्टाचार के अंदर ज़्यादा राजस्थान के अंदर अगर हम देखें कि भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस ने ज़्यादा फोकस किया, भ्रष्टाचार ज़्यादा किया। और कांग्रेस की फितरत भी रही है, चाहे केंद्र के अंदर सरकार कांग्रेस की आती है, चाहे प्रदेशों में सरकार कांग्रेस की रहती है। भ्रष्टाचार की आवाज़ें उठना स्वाभाविक है। कुछ दिन के बाद आम लोगों के मुख के ऊपर बातें आ जाती है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। परंतु भारतीय जनता पार्टी, अगर लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी विकास कराने के लिए भी कटिबद्ध है। पहले भी विकास किया और लगातार विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोगों को सुरक्षा देना भी सरकार का दायित्व है। यहाँ पर तो अगर देखेंगे कि राजस्थान के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या रही है, दलितों के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो इस प्रकार का जो ये तंत्र है, ये किसी एक विशेष वर्ग को हेल्प करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सरकार काम करती है, परंतु ये आम जनमानस को सुरक्षा नहीं दे पाती। नरेंद्र मोदी की सरकार 140 करोड़ लोगों की बात करती है, उसमें चाहे मुस्लिम है, चाहे उसमें हिंदू है, चाहे मुस्लिम बहनें हैं, उन सबको, चाहे जैसे ट्रिपल तलाक का मामला है, हमारी बहनों के ऊपर जो मुस्लिम बहनों के ऊपर अत्याचार होता था, उस अत्याचार को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और आज आपके सामने बैठा हूँ सांसद बन करके। और अगर सांसद को पार्टी ये बोलती है कि आपने यहाँ चुनाव लड़ना है, हमारे लिए हर एक चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, चाहे छोटे चुनाव से लेकर के बड़े चुनाव तक। उसके अंदर पार्टी मजबूती से चुनाव को लड़ती है। और उसके अंदर इस प्रकार की जो विपक्ष के द्वारा रूमर फैलाए जाते हैं कि ये हो गया, फलाना हो गया, उनके यहाँ तो इस प्रकार की प्रथा है नहीं है। और वो तो लोग ये सोचते हैं कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ यहाँ पर, और कोई नहीं है। परंतु ये संगठनात्मक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ताओं के बल के ऊपर चुनाव जीत करके प्रदेश को एक ईमानदार और सुरक्षित सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। अलवर के जयकृष्ण क्लब में ईशमधु तलवार सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजेश रवि का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ पत्रकार जिले भर से पहुंचे। दैनिक भास्कर अलवर के संपादकीय प्रभारी रहे राजेश रवि का जयपुर में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण हुआ है। उन्हें वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश गुप्ता, देवेंद्र भारद्वाज, प्रमोद मलिक, प्रेस काउंसिल के सदस्य रहे सुशील झालानी आदि द्वारा स्मृति चिन्ह देकर एवं साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इसके अलावा वक्ताओं ने मीडिया के समक्ष मौजूदा चुनौतियों का जिक्र करते हुए निष्पक्ष पत्रकारिता पर जोर दिया। मीडिया क्लब राजस्थान के प्रतिनिधि धर्मेंद्र अदलखा के अनुसार यहाँ ईशमधु तलवार सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। पत्रकार श्रद्धेय ईशमधु तलवार जी की स्मृति में ये पुरस्कार सम्मान समारोह हुआ था।
और दैनिक भास्कर के संपादकीय प्रभारी हैं राजेश रवि जी, जिनको हम सम्मानित करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज पूरे ज़िले से पत्रकार आए थे और विभिन्न संगठनों के जो पत्रकार प्रतिनिधि हैं वो भी आए थे, वरिष्ठ नागरिक भी आए थे और उन्होंने सभी ने वो पुरस्कार उनको प्रदान किया है। सर, राजेश रवि जी का सम्मान किया गया है, तो कब से पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके बारे में बताना चाहेंगे? उनके बारे में बता दूं, करीब 35 साल से वो पत्रकारिता में सक्रिय थे और 11 साल वो लगातार दैनिक भास्कर में संपादकीय प्रभारी रहे हैं। पहले भी वो अलवर में रहे हैं और उनका जो कार्यकाल था वो निष्पक्ष कहा जा सकता है और सभी के चहेते थे, इसलिए काफ़ी संख्या में यहाँ लोग आपने देखे आए थे। अलवर सरस डेयरी में 16 कट्टे सरस दूध पाउडर की चोरी करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। इसके अलावा एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। डेयरी प्लांट में काम कर रहे कुछ मजदूर चोरी कर रहे थे। उन्होंने बाहर के लोगों के साथ मिली भगत कर चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने यहां के कामगार पवन मीणा, खुशीराम और सुरेंद्र को पकड़ा है। डेयरी की तरफ से हाल ही रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने एक अन्य आरोपी महेंद्र मीणा को पकड़ा था और एक नाबालिग को निरुद्ध किया था। उनसे पूछताछ की गई तो शेष तीनों आरोपियों का पता लगा। मदन लाल वहाँ सुरक्षा अधिकारी है, सिक्योरिटी गार्ड का इंचार्ज, उसने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 13 तारीख को डेयरी से दूध के जो पाउडर के कट्टे हैं वो डेयरी वाले किसी आदमी की मिली भगत से चोरी हो गए। 13 तारीख को रिपोर्ट दर्ज हुई, 14 तारीख को कार्रवाई की, तलाश किया। दौरान तलाश महेंद्र मीणा व उसके साथ इसके एक नाबालिग है, उसको गिरफ्तार कर लिया। मैं 16 पाउडर कट्टों की और गाड़ी के उनकी पूछताछ में भाई किसकी सहमति थी, किसके सहयोग से ले जाता, तो 3 लेबर के आदमी हो रहे हैं। उसमें पवन मीणा है, खुशीराम है और एक है सुरेंद्र। 4 को गिरफ्तार किया है, 4 को, एक को निरुद्ध किया है। एक को निरुद्ध किया है। माल जब्त है? हाँ, माल जब्त। नौगावा थाना क्षेत्र के ग्राम रघुनाथगढ़ से मजदूरी करने जा रहे 4 लोग ट्रैक्टर की चपेट में आने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इन्हें उपचार के लिए सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। घायलों में पप्पू मेघवाल, सतीश महिंद और रघुवीर मेघवाल शामिल है। ये चारों एक ही बाइक पर मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। एक का नाम पप्पू है सर, पिता का नाम राम सिंह है, रघुनाथगढ़ कॉलोनी के रहने वाले हैं सर। ये एक का नाम पप्पू है, एक का नाम सतीश है, एक का नाम महेंद्र है, एक का नाम रघुवीर है सर। 4 पेशेंट है। ये रघुनाथगढ़ के हैं सर। कहाँ जा रहे थे सर जी? अपने काम पे जा रहे थे आज सर जी। ये तो बाइक पे थे, शायद ट्रैक्टर से हुए हैं। हाल ही लोहिया का तिबार पर हनुमंत कथा के सिलसिले में 5 अक्टूबर को कलश यात्रा निकाली गई थी। इसमें कुछ महिलाओं की चैन पार हो गई थी। वहीं एक महिला ने 6 अक्टूबर को एनएबी थाने में शिकायत की, लेकिन आरोप है कि पुलिस द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। पीड़ित महिला बागर का वास निवासी मीनू चौधरी फिर से थाने पहुंची और रिपोर्ट करवाई है। पीड़ित महिला के अनुसार हैप्पी स्कूल से निकली कलश यात्रा का समापन कृषि उपज मंडी में हुआ था। इसी दौरान प्रसाद लेने के वक्त भीड़ में एक महिला ने उसके गले से सोने की चैन पार कर ली। उन्होंने शोर भी मचाया, लेकिन अधिक भीड़ के मध्य महिला वहां से फरार हो गई। बागेश्वर धाम सरकार की कलश यात्रा थी 5 तारीख को, तो हैप्पी स्कूल से 7 बजे निकलनी थी। तो हम वहाँ से 7 बजे के आसपास निकले हैं और लगभग 11 बजे के आसपास मंडी मोड़ के पास अनाज मंडी है, तो वहाँ पे उसकी समापन हुआ था शिवजी के मंदिर पर। तो वहाँ पे जो प्रसाद का वितरण किया जा रहा था, उस समय वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ थी। तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी आ गए थे, उसमें गिरोह के समझ लीजिए, चाहे कुछ भी, कुछ बच्चे भी थे उसमें, कुछ लेडीजें भी थी, कुछ जेंट्स भी थे। तो उसमें उसी प्रसाद वितरण के दौरान ही मुझे पता चला कि मेरी ऐसे हाथ सा कुछ झपट्टा सा लगा है और फिर मैंने देखा तो मेरी चैन नहीं थी। फिर मैंने उस समय शोर शराबा भी किया, वहाँ पर देखा भी कोई आसपास, फिर काफ़ी देर तक उसको ढूंढा करा भी, लेकिन कोई उस समय दिखा नहीं। फिर हमने कंप्लेन दर्ज की 6 तारीख को। फिर उन्होंने बोला था कि हम फ़ोन कर देंगे आपके पास में। फिर अब कल फ़ोन नहीं आया, जब हम कल फिर गए हैं, अब तक फ़ोन नहीं आने पर फिर हम कल गए, फिर हमने फिर दोबारा से कंप्लेन दर्ज करवाई है। पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति की आम सभा रविवार को मोती डोंगरी से स्वरूप विलास होटल में हुई। इस दौरान पूर्व सैनिकों के बच्चों सहित वीरांगनाओं को दी जा रही सुविधाओं और छात्रवृत्ति आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। समिति अध्यक्ष रमेश यादव ने बताया कि नौसेना की ओर से दी जाने वाली मैट्रिक छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। इसके अलावा केंद्रीय सैनिक बोर्ड से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी जानकारी दी। साथ ही बताया कि जनवरी में होने वाले वार्षिक उत्सव को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति जिला अलवर की आज आम सभा आयोजित की जा रही है, जिसमें हम
पूर्व नौसैनिकों के बच्चों और विधवाओं को दी जाने वाली सुविधाओं और छात्रवृत्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। जैसे हमारी नौसेना की तरफ से INBA की तरफ से पूर्व नौसैनिकों के बच्चों को मेरिट छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसकी अंतिम तिथि 1 नवंबर है, और केंद्रीय सैनिक बोर्ड से प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत PMSS स्कॉलरशिप, उसकी अंतिम दिनांक 30 नवंबर है। साथ में और दूसरी जो सुविधाएं हैं, जैसे डॉक्टर्स मैरिज ग्रांट, डिमाइज ग्रांट, हमारे नौसैनिक के देहांत होने पर पहले 30,000 रुपये डिमाइज ग्रांट दिया जाता था, जो उन्होंने रिवाइज करके संशोधित करके 1 अप्रैल 2023 से 40,000 कर दिया गया है। तो इस तरह की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन सब की जानकारी हम हर एक तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही हमारा आने वाला जो वार्षिक उत्सव है, जो जनवरी में आयोजित की जाएगा, उसकी रूपरेखा बना रहे हैं कि जनवरी 7 उसकी तारीख निश्चित कर रहे हैं। 7 जनवरी को यहीं पे हम हमारा वार्षिक उत्सव 2024 का आयोजन करेंगे। अग्रवाल महासभा की ओर से रविवार शाम श्री अग्रसेन महाराज की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर में अग्रवाल धर्मशाला से आरंभ शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस धर्मशाला पहुंची। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया और अग्रसेन जयंती समारोह का समापन हुआ। इससे पूर्व सुबह महासभा की ओर से वाहन रैली निकाली गई। वहीं अग्रसेन सर्किल से प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद अतिथियों ने भागवत सत्संग भवन हॉल के नवीनीकरण और अग्रवाल महासभा के मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। इस मौके पर अध्यक्ष अमित अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी और समाज से जुड़े प्रमुख लोग उपस्थित रहे। महाराजा अग्रसेन जी के 5147 जन्मदिवस पर आज अग्रवाल महासभा अलवर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ और उसके बाद अग्रसेन सर्किल पर भव्य वाहन रैली के साथ माल्यार्पण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसके बाद दोपहर में 11:15 बजे सत्संग भवन के नवीनीकरण का लोकार्पण हुआ। एक मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। इसी के साथ साथ 11:30 बजे से अग्रबंधुओं का सहभोज रखा गया था, जिसमें 4 से 5 हज़ार लोगों ने भगवान श्री का प्रसाद प्राप्त किया। उसके बाद एक साधारण सभा सामाजिक चर्चा के लिए रखी गई थी और अब महाराजा अग्रसेन जी की भव्य शोभा यात्रा बहुत बड़ी संख्या में अग्रबंधु मातृशक्ति के साथ अग्रवाल भवन से शुरू होकर मालाखेड़ा बाजार होती हुई, बजाजा बाजार होती हुई, होप सर्कस, घंटाघर होती हुई वापस अग्रसेन भवन पहुंचेगी। इसमें बड़ी संख्या में बैंड बाजे, बाहर से आए हुए छत्र और वो लगाए गए हैं। मथुरा और वृंदावन के कारीगरों द्वारा भगवान का स्वर्ण रथ सजाया गया है और बड़ी संख्या में अग्रबंधु जो है मातृशक्ति वो साफा लगाकर और भगवान महाराजा अग्रसेन जी के झंडा लेकर चल रहे हैं। जगह जगह इस रथ यात्रा का स्वागत होगा, विभिन्न समाजों के द्वारा होगा और इसी के बाद शाम को जब ये यात्रा अग्रसेन भवन वापस पहुंच जाएगी तो वहाँ भगवान लक्ष्मी नारायण जी का श्रृंगार होगा, झांकी होगी विशेष और प्रसाद वितरण किया जाएगा। अलवर शहर में अशोक सर्किल से शहीद स्मारक तक रविवार की शाम विश्व सुरक्षा मार्च निकाला गया। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता के अनुसार हमास आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर हमला कर निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। वहीं इससे जुड़े कई बर्बर कृत्य सामने आए हैं। इसके अलावा इजराइल के नागरिकों को बंधक भी बना लिया गया। ऐसे में सर्व समाज ने वैश्विक आतंकवाद का पुतला फूंका। इस मौके पर ब्रजभूमि कल्याण परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वैश्विक आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरे विश्व में इस्लामी आतंकवाद सिर चढ़कर बोल रहा है। अभी इजराइल पर वहां के जो निहत्थे और निर्दोष नागरिक थे उनके ऊपर हमास के द्वारा हमला किया गया। निहत्थे निर्दोष जो नागरिक हैं उनकी हत्या की गई, उनको अपहरण किया गया, बच्चियों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, छोटे छोटे बच्चों की गर्दन काट दी गई। यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हमास के द्वारा की गई है। किसी भी राष्ट्र को अपने नागरिकों की सुरक्षा का पूर्ण अधिकार है। तो हम इसके माध्यम से हमारे देश का जो स्टैंड है कि वैश्विक आतंकवाद बंद होना चाहिए और विश्व शांति की तरफ बढ़ना चाहिए, तो हम जो है सभी लोग सनातन धर्म प्रेमी वैश्विक आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ये हमास आतंकवाद का पुतला आज हमने फूंका है
और हम पूरी दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि वैश्विक आतंकवाद बंद करना पड़ेगा। आतंकवाद चाहे किसी भी प्रकार का हो, आतंकवाद आतंकवाद है। ब्रजभूमि कल्याण परिषद अलवर द्वारा जो हमारा संगठन है और फिलीपींस ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया है, उसके विरोध में आज हमने यहाँ पुतला फूका है आतंकवाद का, हमास का। और भारत की सेना, भारत सरकार ने जो इजराइल का समर्थन किया है, हम उसका समर्थन करते हैं और हम इजराइल के साथ खड़े हैं ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। और हम भारत सरकार के पक्ष में हैं और हर हिंदुस्तानी भारत सरकार के पक्ष में है कि आतंकवाद जैसे संगठन और आतंकवादी जैसे विचार रखने वाले लोग, इनका हमेशा इस धरती पर से खात्मा होना चाहिए। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मेगा हाईवे पर रविवार को जिले भर के पूर्व सैन्य अधिकारियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ फौजी राज होटल के समीप अमरचंद मीणा के निर्देशन में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सेना में रहकर देश की सेवा करने वाली जाबाजों का अभिनंदन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा हैं। साथ ही प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता, अभय सैनी, जेडी आर्यन और सतीश भाटिया आदि भी मौजूद रहे। ब्रिगेडियर पद से सेवानिवृत्त भगवान सिंह का सबसे पहले साफा बांध कर स्वागत किया गया। इसी दौरान पद दंगल का आयोजन भी हुआ। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भयमुक्त चुनाव कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। मालाखेड़ा कस्बे के विभिन्न मार्गों से यह फ्लैग मार्च गुजरा। उप जिला मजिस्ट्रेट धीरेन्द्र सोनी के अनुसार इसके जरिए हर मतदाता को निर्भीक होकर मतदान का संदेश दिया गया है। इस मौके पर थाना अधिकारी मुकेश कुमार, अकवापुर थाना प्रभारी, तहसीलदार और पंचायती राज एवं राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शामिल रहे। निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए, कानून व्यवस्था का पालना करने के लिए भयग्रस्त और जो कमज़ोर वर्ग के मतदाता हैं
उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए और उनमें विश्वास पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च आज मालाखेड़ा जो पंचायत समिति मुख्यालय है उसमें निकाला गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भयमुक्त मतदान हो, इसके लिए मालाखेड़ा कस्बे में पुलिस प्रशासन और विभिन्न विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर फ्लैग मार्च किया, लेकिन हाथ में लाठी लेकर पुलिसकर्मी जैसे ही बाजार में होकर गुजरे तो लोग अचानक एकदम हतप्रभ हो गए कि क्या कारण रहा है, पुलिस क्यों घूम रही है। बाद में पता चला कि यह मतदान से पहले फ्लैग मार्च कर रहे हैं। नवोदय सिंह, टेल न्यूज। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव पहुंचे। ग्राम पंचायत सालपुर में पूर्व सरपंच रघुवीर सिंह और चांद सिंह के अलावा अन्य लोगों ने उनका साफा बांधकर स्वागत किया। इसके अलावा चुनाव में समर्थन का भरोसा दिलाया। इस दौरान पार्टी के मंडल अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय सैपक टकरा प्रतियोगिता का आयोजन मारवाड़ जंक्शन पाली में किया जा रहा है। इसमें अलवर टीम भी भाग ले रही है। कोच नवीन यादव और रघुवीर नागर ने बताया कि छात्र वर्ग में अलवर टीम ने अपने पहले मैच में बीकानेर को पराजित कर अगले राउंड में प्रवेश किया। इस दौरान टीम प्रभारी अनीता और सचिन भदौरिया मौजूद रहे। यह प्रतियोगिता 19 अक्टूबर तक आयोजित होगी। उमरेण क्षेत्र के किसान गेंदे की खेती कर खुशहाल नजर आ रहे हैं। दीपावली तक इन फूलों की डिमांड बढ़ जाती है। यहाँ साहुड़ी और धर्मपुरा में गेंदे के फूलों की खेती की जाती है। लाल और पीले रंग के फूल खेतों में खिले हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह तैयार होता है? बीज हम हाइब्रिड बीज लेकर आते हैं, दुकान से लेकर आते हैं खरीद के। कौन कौन से आपने मतलब फूल है रंग के? कौन? इसमें येलो कलर के हैं और रेड कलर के आते हैं और जाफरी का बीज है। ये जो लाल कलर दिख रहा है वो जाफरी का बीज है। तो मार्केट में कौन सी ज़्यादा डिमांड है? ये पीले वाले की ज़्यादा डिमांड होती है इसकी, क्योंकि हर कोई इसके केयर नहीं कर पाता है और फिर उस हिसाब से दवाई वगैरह का ज़्यादा खर्च आता है। इस पर बार बार स्प्रे होता है, इस वजह से सेफ रहता है थोड़ा। अलवर जयपुर हाईवे रोड पर कई जगह गड्ढे दुर्घटना को आमंत्रित कर रहे हैं। अकबरपुर में मेवाना मोहल्ले के आगे भी यही हालात है। इसके अलावा धर्मपुरा गांव के सामने सड़क पर रात को आवाजाही मुश्किल हो जाती है। ग्रामीणों ने मांग की कि संबंधित विभाग जल्दी सड़क की मरम्मत करवाए। अलवर जयपुर हाईवे यहाँ पर धर्मपुरा के पास, धर्मपुरा गाँव इसके पास में एक खड्डा पड़ा है यहाँ रोड पर अलवर जयपुर हाईवे पे। इसमें रात में दिखते नहीं, इसमें दुर्घटना हो सकती है। कितने गहरे गहरे गड्ढे हो रहे हैं? गड्ढे हो रहे हैं, वहीं पर पानी भर जाता है जब ये दिखते और नहीं है, और रात में बिल्कुल नहीं दिखती, इससे दुर्घटना हो सकती है। कितने हो रखे हैं इसमें? बहुत हैं, जगह जगह रोड पे आगे भी है, यहाँ भी है, उन्हें गड्ढे। ज़्यादा समस्या है? ज़्यादा समस्या है। शारदीय नवरात्र स्थापना को लेकर अकबरपुर कस्बे में देवी भक्तों में उत्साह देखा गया। यहाँ घर घर में घट स्थापना की गई। अब 9 दिनों तक नव देवियों की पूजा अर्चना होगी। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से दुर्गा माता मंदिर में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं का आवागमन बना रहा। भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना की और प्रसाद अर्पित किया। इसके अलावा क्षेत्र में सुख समृद्धि और विकास को लेकर कामना की। आज माता जी की शारदीय नवरात्र स्थापना शुरू हुई है। आज से माता की श्री शैलपुत्री की पूजा होती है। हमने इनकी माता जी की श्रृंगार पूजा विधि पूर्वक की है। कार्तिक नवरात्र प्रारंभ हो गए। आज प्रथम नवरात्र है। आज के दिन शैलपुत्री की माता की पूजा होती है और भक्तों में काफ़ी उत्साह है नवरात्र माता के प्रति। घर घरों में माता के नवरात्र बैठाए जा रहे हैं। बड़दोमेव कस्बे स्थित पंजाबी धर्मशाला में श्री राम कला मंडल के रंगमंच में रामलीला जारी है। इस दौरान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता जन्म की लीला हुई। कमेटी के अध्यक्ष रामलाल प्रजापति के अनुसार रामलीला का शुभारंभ भगवान गणेश की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ था। इस मौके पर गणेश वंदना भी प्रस्तुत की गई। रामलीला का मंचन 25 अक्टूबर तक होगा। इसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष सुमन रूपचंद की अध्यक्षता में किया गया था। वहीं रामलीला देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बड़दोमेव में अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन महाराज की जयंती मनाई गई। इस दौरान कस्बे से शोभा यात्रा निकाली गई, साथ ही माल्यार्पण का ध्वजारोहण भी किया गया। वहीं दोपहर में आम सभा हुई जिसमें समाज के धर्मशाला के निर्माण पर चर्चा हुई। इसके अलावा छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ, साथ ही स्थानीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जो आज अग्रसेन महाराज की जयंती का पर्व मनाया गया, जिसमें सुबह अग्रसेन जी को माल्यार्पण किया गया एवं दीप प्रज्वलित किया गया। उसके बाद झंडारोहण किया गया। उसके बाद सामूहिक नाश्ता सभी समाज का किया गया।
नौगावा में श्री राम कला मंच की ओर से रामलीला की जा रही है। इसके तहत भव्य राम बारात निकाली गई। पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी ने इस दौरान गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मंच के प्रधान राजेंद्र सोनी ने बताया कि बैंड बाजों के साथ बाराती बन ग्रामवासी नाचते गाते हुए बस स्टैंड स्थित स्कूल परिसर पहुंचे। यहां महाराजा जनक द्वारा पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत करवाया गया। भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह और वरमाला महोत्सव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। इसे देखने के लिए हजारों भक्त उमड़ पड़े। वहीं जयपुर और अलवर से आई किन्नर समाज की बाली महंत और राखी ने कन्यादान स्वरूप 51 साड़ियां और शगुन की राशि भेंट की। इसके अलावा दिल्ली से आया राजू भोला द्वारा कई प्रकार की झांकियां और रंगीन आतिशबाजी के अलावा पुष्प वर्षा की गई। बाहुबली हनुमान जी का विशाल रूप भी धारण किया गया। इस मौके पर अनुसोनी और दुआ क्लॉथ स्टोर की ओर से प्रसाद वितरण में स्मृति चिन्ह की व्यवस्था की गई। गौरतलब है कि हाल ही सनातन भवन में रामलीला का उद्घाटन किया गया था। 40वें वर्ष के अंतर्गत रामलीला का इस धर्म नगरी नौगांव के अंदर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की जा रही है। आज के दिन अयोध्या नगरी कपूर धर्मशाला से राम बारात एवं राम विवाह के लिए बारात का आयोजन किया गया, जो कि अयोध्या नगरी कपूर धर्मशाला से बारात चालू होकर जनकपुरी जनमासा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में बारात आई थी। इस बारात के अंतर्गत हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। हर की घोड़ियों पर सवार सभी बारातियों ने झूम झूम कर नाच का आनंद लिए। इसके साथ साथ बारात के अंदर अनेकों प्रकार की झांकियाँ थी। रामगढ़ विधानसभा के बरवाड़ा और बड़ौदा में रामलीला का उद्घाटन श्री गणेश पूजन के साथ फीता काटकर किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा रहे। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों और जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। रामलीला कमेटी के सदस्यों ने उनका साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान नकुल, ओम प्रकाश, मनीष हंसराज और मनोज गुर्जर आदि मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बगड़ तिराहे पर रविवार को कांग्रेस ने खाली बर्तनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने पर केंद्र की भाजपा सरकार पर अनेक आरोप भी लगाए गए। विधायक साफिया जुबैर के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर प्रधान नसरू खान, ब्लॉक अध्यक्ष बबली पंडित, सरपंच वीर सिंह बमोली, हरभजन मीणा, कुलदीप मीणा, रामकिशोर यादव और मुकेश मीणा आदि की मौजूदगी रही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस ने थाना है। और अब नजर डालते हैं खैरतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैरतल में नवरात्रि स्थापना के अवसर पर रविवार को भंडारा आयोजित हुआ। यहां सत्तू, गोठड़ा और अन्य श्रद्धालुओं के सहयोग से हुए भंडारे में दोपहर 12 बजे देवी मां की पूजा अर्चना की गई, साथ ही भोग लगाया गया। इसके बाद कन्याओं को भोजन करवाकर आम भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसाद ग्रहण करने बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। खैरतल की अग्रवाल धर्मशाला में अग्रसेन जयंती महोत्सव मनाया गया। इस दौरान रविवार सुबह अग्रसेन महाराज की प्रतिमा पर अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने मालार्पण किया और आरती की, साथ ही झंडारोहण हुआ। इसके अलावा दोपहर 3 बजे शोभा यात्रा रवाना हुई, जिस पर मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर अशोक बंसल, ओम प्रकाश अग्रवाल, महावीर गर्ग, नरेश अग्रवाल और सुनील बिंदर सहित समाज के अन्य लोगों की मौजूदगी रही। तिजारा क्षेत्र की शेखपुरा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया। यहां ग्राम माजरा, पीपली और 52 खेड़ी में दबिश दी गई, साथ ही हजारों लीटर वाश नष्ट किया गया। थाना प्रभारी हरदयाल यादव के अनुसार विधानसभा चुनाव के चलते भिवाड़ी एसपी योगेश दादीच और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की गई। इस मौके पर शराब बनाने वाली भट्टियां भी नष्ट कर दी गई। तिजारा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ रविवार को गाड़ियों के काफिले के साथ भिवाड़ी पहुंचे। यहां मनसा चौक पर आतिशबाजी के मध्य स्वागत हुआ। इस दौरान अनेक स्थानों से आए लोगों की मौजूदगी रही। उन्होंने भिवाड़ी से तिजारा तक का दौरा कर मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मनसा चौक पर स्वागत के बाद महंत बालकनाथ बुलडोजर में सवार हुए। उनके साथ पूर्व सभापति और प्रत्याशी रहे संदीप दायमा भी थे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बाबा बुलडोजर और भावी मुख्यमंत्री के नारे लगाए। भाजपा प्रत्याशी खुद आलमपुर मंदिर तक बुलडोजर चला कर ले गए थे। वहीं आलमपुर मंदिर में दर्शन के बाद काली खोली मंदिर में बाबा मोहनराम की जोत के दर्शन किए। यहां से उनका काफिला खजूरीवास पहुंचा। यहां मौजूदा सांसद एवं भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ का स्वागत किया गया। वहीं मटीला, टपुकड़ा और गैलपुर सहित कई जगह पहुंचे।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रामलीला मंचन स्थल के करीब बदमाशों ने युवक को चाकू से गोदा। रामगढ़ में हुए मर्डर से उत्तेजित परिजनों ने थाने का किया घेराव। गहलोत और कांग्रेस ने ईस्टर्न कैनाल को 13 जिलों का चुनावी मुद्दा बनाने की बनाई रणनीति। वहीं कांग्रेसियों ने नंगली सर्किल पर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। भिवाड़ी सब्जी मंडी के मैदान में लगी भीषण आग। 35 खोखों सहित लाखों का सामान हुआ खाक। दुकानदारों ने बताया साजिश। और एमआईए की फैक्ट्री में कामगार की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। खंडेलिया ऑयल मिल में हुई घटना। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्ते। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।